नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई खारिज। बड़ादेव क्षेत्र में अवैध रूप से बने 5 मंजिला भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दूसरे दिन भी रही जारी। कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में 6 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यशाला का हुआ आयोजन। और सनातन धर्म इंटर कॉलेज में जिला कुश्ती प्रतियोगिता हुई आयोजित। अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हुई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में जिला जज वाराणसी A.K. विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। मुस्लिम पक्ष 8 हफ्ते बाद सुनवाई की मांग पर अड़ा। कोर्ट ने अगली तारीख 29 सितंबर नियत की है। सुनवाई से पहले ज्ञानवापी मामले में वादी महिलाएं अपने अधिवक्ताओं के साथ जिला जज कोर्ट पहुंची। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग खारिज होने के बाद पहली बार सुनवाई हुई। बता दें कि जिला जज ने इस मुकदमे को सुनवाई योग्य करार दिया था। इसके बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से आवेदन भी दिया गया है। ऐसे में इन आवेदनों पर सुनवाई के बाद अदालत की ओर से आदेश दिया जा सकता है। जो हमने कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन लगाई थी, माननीय न्यायालय ने उस पर नोटिस जारी किया है, मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है और उसके ऑर्डर्स के लिए, उस पर अपना डिसीजन के लिए, सुनवाई के लिए 29 तारीख लगाई गई है। पहली बात। दूसरी बात, जो मुस्लिम पक्ष ने 8 हफ्ते का समय मांगा था वो कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में ट्रायल को स्टे नहीं किया है, तो हम इस मैटर में आगे प्रोसीड करेंगे। तीसरी बात, जो इस केस में पक्षकार बनने की दरखास्त आई थी, कोर्ट ने उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए थे, हमने ऑब्जेक्शंस दाखिल कर दिए हैं और 29 तारीख उस सारी एप्लीकेशंस के निस्तारण के लिए लगाए। 8 हफ्ते का जो समय मांगा बताया, मैंने आपको यही बात बताई। अगर आप मेरी बात सुन लेंगे कि 8 हफ्ते के समय को कोर्ट ने नहीं माना है और कहा कि 20 मई के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, कार्बन डेटिंग की जो बात चल रही है उस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और 29 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। 29 को क्या, किस बात पे सुनवाई? कार्बन डेटिंग इसमें हो कि ना हो, कोर्ट का क्या आदेश रहेगा, उस पर 29 तारीख को सुनवाई। कमीशन आज न्यायालय में क्या कार्रवाई? आज न्यायालय में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष के उस प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 8 सप्ताह का समय जो है सुनवाई के लिए 8 सप्ताह बाद का रखा जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई स्टे सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। इसके अलावा कार्बन डेटिंग पे हमारे प्रार्थना पत्र पर कि कार्बन डेटिंग जांच हो, इस पे भी माननीय न्यायालय ने जो है नोटिस जारी करते हुए 29 सितंबर का समय निश्चित किया है। इसके अलावा 1 रूल 10 में भी सुनवाई सभी पक्षों का हुआ। हम लोगों ने एक आपत्ति लगाई, हम लोगों ने एक जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग रखा कि बिना वादनियों के सहमति के कोई भी पक्षकार इसमें शामिल नहीं हो सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसको सुनते हुए माननीय न्यायालय ने 29 तारीख को सभी पक्षकारों से जवाबदेही मांगी है। 29 तारीख को पुनः जो है कार्बन डेटिंग 1 रूल 10 पे सुनवाई पुनः प्रारंभ होगी। पहले देखिए, वहाँ पे एप्लीकेशन पड़ा था 8 हफ्ते वाला, उसको खारिज किया गया। बोले कि ये मतलब सुनवाई होगी और 16 लोग का एप्लीकेशन जो मतलब इसमें घुस रहे थे लोग, उनको हम लोगों ने बाहर निकालने के लिए कहा है कि उन लोग का मतलब हम लोग के साथ नहीं होगा। हम लोग खुद ही सक्षम है 4 लोग, लेकिन उसमें से 8 लोग उपस्थित थे वहाँ पे। और 29 तारीख जो हम लोग कार्बन डेटिंग का पहले वाला पेंडिंग में था, उसकी सुनवाई 29 को होगी। बड़ादेव क्षेत्र में अवैध रूप से बने 5 मंजिला भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। गुदौलिया बांसफाटक क्षेत्र के बड़ादेव मोहल्ले में अवैध रूप से बने 5 मंजिला भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। वहीं इस कार्रवाई का असर आसपास के दुकानदारों पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। दुकानदारों ने लंबी खिंच रही कार्रवाई को लेकर गंभीर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम लोग किराए पर दुकान लिए हुए हैं, इस कार्रवाई के चलते हम लोगों की दुकानदारी
चौपट हो रही है। दुकानदारों का कहना था कि इस कार्रवाई को रात्रि के समय कराया जाए, जिससे क्षेत्रीय लोगों सहित दुकानदारों को कोई परेशानी ना हो। मेरा ये बगल में दुकान है जिसका किराया मुझे 25,000 रुपया देना है। 800 रुपया पर डे मुझे देना है। यहाँ अधिकारी गण बैठे, वो 800 रुपया मुझे ला के देंगे? नहीं देंगे। मैं कैसे अपना दाल रोटी चलाऊंगा? कल पूरा दिन दुकान बंद, आज भी दुकान बंद, और अभी ये लोग बोल रहे हैं कि अभी 2-4 दिन लगेगा। ऐसे नहीं होगा। आपको तोड़ना है बिल्डिंग, रात में तोड़िए, जिससे किसी को बात परेशानी ना हो। हर आदमी अपना काम करे। आप रात को 10 बजे से भोर में तक काम करिए, लेकिन वो इन लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। इन लोग को दिखाई दे रहा है बिल्डिंग गिराना है और जनता, दूसरा जनता परेशान हो। इनको ये समझ में आ रहा है, लेकिन जो अंदर की परेशानी इनको नहीं समझ में आ रही है। हम कैसे अपना दाल रोटी चलाएंगे? हमको पर डे 800 रुपया किराया निकालना है, कहाँ से देंगे हम? ये चीज़ का इनको जानकारी होते हुए भी ये लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसको जो है दिन में काम बंद किया जाए। इसको तोड़ना है, आप रात को तोड़िए। आप रात को तोड़िए, आप रात को 10 बजे लगाइए, 8 बजे लगाइए। स्वेच्छा से हम लोग सारे लोग तैयार हैं आपके साथ। रात भर आप काम कराइए, सुबह फिर से आवागमन शुरू हो जाए, आदमी का अपना कारोबार चले। अब कल पूरा दिन दुकान बंद, आज बंद, आदमी वैसे ही मंदी से परेशान है। उसके बाद 800 रुपया हम अपने घर से निकाल के दें? कहाँ से निकाल के देंगे? इस चीज़ को इनको सोचना चाहिए। कल भी पूरा दिन बंद करके काम चालू करके इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हम लोग को पड़ रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको तो ऊपर से सैलरी आ रही है, फर्क हमको पड़ रहा है। हमको कमा के गड्ढा खोद के रोज निकालना है। कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में 6 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय एवं काशी बीट्स गाथा हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में 6 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय उपस्थित रहे, जिन्होंने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला के दौरान डिजिटल मार्केटिंग, उद्यमिता विकास, उद्यमिता के प्रकार, ई कॉमर्स, ब्रांड प्रमोशन इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में अब्दुल्ला, नवीन कपूर इत्यादि लोग शामिल रहे। भारतीय हस्तशिल्प कला और भारतीय हस्तशिल्प विभाग और ये जो काशी बिट्स गाथा हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी के तत्वावधान में ये जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप लगा हुआ है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल उद्देश्य है कि मजदूर से मालिक बनाने की जो योजना है वो कारगर हो। जो हमारे मजदूर मजदूरी करके काम, ये जो है अपने उद्यम को चलाते थे, उनको मालिक बनाने की जो सोच है कि उनको उस तरह से काबिल बनाया जाए, ऐसा ट्रेंड किया जाए कि अपने अपने विधा में महारत हासिल करके, और जो कल मजदूरी पर काम करते थे आज वो खुद मजदूरों को रख करके और मतलब अपने काम को डेवलप करे, बढ़ाएं। और इसके लिए जो है कैसे मार्केटिंग होगी, कैसे उसको बनाया जाएगा और कैसे उसमें सुधार करके और अच्छा से अच्छा किया जाएगा, इसके लिए ही जो है विभाग द्वारा 6 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। क्या संदेश देंगे इसके माध्यम से? मैं तो संदेश, मेरा तो यही कहना है कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, क्योंकि उन्होंने इस जीवन को जिया है कि कैसे हम दूसरों समाज के निचले तबके का विकास कर सकते हैं। केवल और केवल प्रधानमंत्री जी की सोच है, जिसके कारण हम जो मजदूर से मालिक बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में जिला कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई। सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रांगण में माध्यमिक विद्यालय के जिला कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने किया। इस अवसर पर सह जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह एवं जिले के गणमान्य प्रधानाचार्य जयप्रकाश पांडे, महेंद्र प्रताप सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और अपने दमखम का बखूबी प्रदर्शन किया। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष तमाम खेलों के कैलेंडर शिक्षा निदेशालय से जारी किए जाते हैं। उसी के क्रम में जनपद स्तर और मंडल स्तर, राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं। कुश्ती की यह राज्य स्तर की प्रतियोगिता थी, जिसमें आपने स्वयं देखा होगा कि इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ करके बच्चे भाग ले रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि कुश्ती खेल में प्रदेश के किसी जनपद या मंडल में इस तरह का वातावरण कहीं अब तक देखा गया हो। उसके मूल में यह है कि बनारस में जिस तरह से बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, उन सब में जिस तरह से बनारस की प्रतिभाएं निखर करके आ रही हैं, उससे बच्चे प्रेरित हो रहे हैं और
उसकी परिणति इस रूप में हो रही है कि इन खेलों में बड़े उत्साह के साथ बच्चे भाग ले रहे हैं और वास्तविक रूप में ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ की नर्सरी तो हम ही तैयार कर रहे हैं। और ये जो हमारे प्रधानाचार्यगण बैठे हैं, शिक्षकगण बैठे हैं, पूरे मनोयोग से ये लगे हुए हैं। कितना लाभ इससे मिलेगा सर छात्र छात्राओं को? उसकी बिल्ली टूटी जा रही है, कितना बढ़ावा देंगे इसके आगे? मैंने पहले बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं उसमें जो बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उससे ये प्रेरित होकर के जा रहे हैं, तो एक नई खेल संस्कृति विकसित हो रही है बनारस में। काशी की जो गौरवशाली परंपरा है उसके अनुरूप एक नई खेल संस्कृति विकसित हो रही है और निश्चित रूप से किसी दिन आप सुनेंगे कि इन्हीं बच्चों में से कोई कॉमनवेल्थ में, कोई एशियाड में, कोई ओलंपिक में पदक प्राप्त कर रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्राचीन कालीमठ में चल रहे संगीत समारोह की अंतिम निशा में गायक, नायक व सांसद मनोज तिवारी ने अपने भजनों से सभी को झुमाया। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन कालीमठ में मां काली के 3 दिवसीय संगीत समारोह की तृतीय व अंतिम निशा में महंत पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे व पंडित विकास दुबे के नेतृत्व में 5 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मां काली का भव्य अड़भंगी श्रृंगार कर पूजन व आरती की गई। इस अवसर पर गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन और संचालन में गायन वादन नृत्य की त्रिवेणी प्रवाहित हुई। धीरज पांडे व साथी कलाकारों के द्वारा बांसुरी से सुमधुर धुन, देवी गीत, पचरा बजाकर अपनी हाजिरी लगाई। वहीं मांडवी सिंह शांभवी ने एक साथ देवी स्तुति, शिव स्तुति के साथ ही पारंपरिक कथक शैली प्रस्तुत कर मां को नमन किया। वहीं इस मौके पर खास प्रस्तुति रही गायक, नायक व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी की। उनके दरबार में आते ही सभी ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न देवी गीतों को सुनाकर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। अपने सधे अंदाज में गीत गाकर उन्होंने मां की महिमा का बखान किया। इस अवसर पर देर रात्रि तक कार्यक्रम चलता रहा। आज काशी के प्रसिद्ध कालीमठ काली माँ के यहाँ दरबार में 3 दिवसीय संगीत समारोह का कार्यक्रम था। उसका अंतिम दिन है और हजारों 3 दिनों में लाखों भक्तों ने यहाँ पे शीश नवाया है
और माँ की कृपा समस्त काशी वासियों पे बनी रहे। ये देखिए 3 दिवसीय संगीत समारोह हमारे यहाँ चल रहा था 19, 20, 21 को। आज 21 तारीख को मनोज तिवारी के ऐतिहासिक बहुत ही शानदार कार्यक्रम के साथ ये कार्यक्रम विराम ले रहा है, क्योंकि यह सिद्धपीठ रहस्यमय माँ काली का दरबार है और ये काली का दरबार जो लक्षा पर है, यहाँ माँ काली चल के आई है। यही कारण है कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में गायन वादन नृत्य के माध्यम से तमाम कलाकार अपनी हाजिरी लगाए और मनोज तिवारी जी गाते गाते भावुक हो गए, पब्लिक के बीच में जाकर गाने लगे और झूमने लगे और वो 25 वर्ष पहले का पूरा उनको वाकया याद आने लगा। अब गाते गाते हर गीत को माँ के चरणों में प्रस्तुत किए और उन्होंने कहा कि मैं तो इस दरबार में हमेशा आना चाहता हूँ और आता रहूँगा। ऐसा ये दरबार है और यहाँ जो माथा टेकता है उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती है। दुष्कर्म मामले में दोषी मौलाना जर्जिस को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई। रेप, ब्लैकमेल और धमकी के 6.5 साल पुराने मामले में इटावा के चर्चित मौलाना जर्जिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पाया है। अदालत ने गुरुवार को मौलाना जर्जिस को सजा सुनाई। मौलाना जर्जिस के खिलाफ ये मुकदमा 17 जनवरी 2016 को जैतपुरा थाने में दर्ज किया गया था। अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता व 4 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना जर्जिस को रेप सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए जाते ही मौलाना जर्जिस को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। वहीं दुष्कर्म का आरोप साबित हो जाने के बाद भी मौलाना ने खुद को बेगुनाह बताया और उसने हाईकोर्ट जाने की बात कही। इतनी बड़ी सजा होगी पता नहीं है तो कोर्ट का मामला है, लेकिन फिर भी जो आरोप लगे हैं मान रहे हैं वो सही है? बिल्कुल गलत है, निराधार है। आप हमेशा महिलाओं के बारे में तकरीर किया करते रहे, क्या लग रहा है? धार्मिक आदमी धर्म के बारे में पूछते हैं। तो क्या कोई फंसा रहा है क्या आपको? कौन फंसा रहा है? आरोप तो सिद्ध हो चुका, आरोप सिद्ध हो गए हैं सारे। हाँ। न्याय की उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे? जो कह दिया जो कहना था। क्या अपने बचाव के लिए कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे? आज सजा होने वाली है, आपको सजा सुनाई जाने वाली है। हाईकोर्ट जाएंगे। दुर्गा पूजनोत्सव के मद्देनजर मूर्ति कलाकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। देवी दुर्गा के आराधना का विशेष पर्व दुर्गा पूजनोत्सव अब नजदीक ही है। इस मौके पर शहर भर में भव्य पंडाल सजाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। ऐसे में मूर्ति कलाकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। कलाकार पिछले 6 महीने पहले से ही मूर्तियों को बनाने में जुट जाते हैं। मूर्तियों को बनाने में 30 प्रकार के मटेरियल लगते हैं। देवनाथपुरा बंगाली टोला स्थित विश्वनाथ मूर्ति कला भवन पर भी बन रही मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मूर्तिकार विश्वनाथ चंद्र डे ने बताया कि मूर्ति बनाने का कार्य 5 पीढ़ियों से होता चला आ रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि आज मूर्तियों में लगने वाला हर एक सामान दुगने रेट का हो गया है और लगभग मूर्तियों में लगने वाला हर एक सामान खरीदा जाता है। मूर्तियों में लगने वाला सारा सामान कोलकाता से मंगाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार हम लोग बड़ी मूर्तियां बना रहे हैं तथा धीरे धीरे ऑर्डर भी मिलने लगा है, लेकिन पहले की तरह ऑर्डर अभी भी नहीं मिल रहा है। अभी कई बड़ी मूर्तियों का ऑर्डर मिला है जिसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन के लोग तो आते हैं, पूछताछ भी करते हैं, परंतु किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती है। मेरे यहाँ विगत 50 सालों से ये मूर्ति का निर्माण होता चला आ रहा है। मिट्टी की जो गंगा जी की मिट्टी होती है उसी से मेरे यहाँ मूर्ति तैयार होता है और ये इको फ्रेंडली कलर होता है। मेरे यहाँ जो है मेरे उसी जगह ही मूर्ति जाता है जहाँ पूजा का परमिशन प्रशासन द्वारा मिलता है, उसी जगह पे ही पूजा होता है माँ का। और इस बार हमारे यहाँ हर तरह से मूर्ति तैयार होता है, शुरू से होता चला आ रहा है और मैं नया परंपरा के अनुसार मूर्ति तैयार करता हूँ। इस बार चूँकि जो है 2 साल कोरोना में काफ़ी कठिनाई भरा ज़िंदगी गुजरा है, पूजा नहीं के बराबर हुआ है, जो भी हुआ है छोटा पूजा हुआ है। तो इस बार जो है पूजा में उत्साह है, लेकिन महंगाई को देखते हुए क्लब वालों में वो मद में पैसा नहीं है। मूर्ति के मामले में उनके पास जो है पैसा नहीं के बराबर है और मद में संस्था के पास पैसा है, पंडाल हो बिजली हो। लेकिन ये दुर्गा जी की मूर्ति देखने श्रद्धालु लोग जाते हैं, पंडाल और बिजली देखने नहीं जाते। उद्देश्य उनका दुर्गा जी देखना उस हिसाब से, लेकिन उस मद में दुर्गा जी का पैसा नहीं के बराबर है और सामानों का दाम वृद्धि लगातार होता चला जा रहा है।
कारीगर महंगाई होने लगा, सब चीज़ महंगा हो गया है। और इस बार बरसात के मौसम में जो है काम करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दादा आपके यहाँ इस समय कौन सी मूर्ति ज़्यादा? मेरे यहाँ इस बार जो है बंगला शैली की भी मूर्ति है, माँ शेरा वाली की भी मूर्ति है, उसके बाद जो आधुनिक बंगला शैली की मूर्ति है, थीम के ऊपर मूर्ति है। आप थीम के ऊपर मूर्ति बना हुआ है, थीम के ऊपर मूर्ति बना हुआ है। ये सब आकर्षण का केंद्र होगा। जो इको फ्रेंडली होगा, जो मिट्टी पानी में रंग जो है पानी में घुल जाए, उसी का ही हमारे यहाँ प्रयोग होता है और होता चला आ रहा है, होगा भी। दशाश्वमेध घाट पर दीप जलाकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। द्वारका शारदा एवं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बनारस के मांझी समाज द्वारा दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मां गंगा की गोद में नाव पर ही मल्लाह, नाविक, निषाद समाज के लोगों ने पुष्प अर्पित कर स्वामी जी के सम्मान में 99 दीपक जलाए और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मां गंगा निषादराज सेवा न्यास के बैनर तले किया गया। इस सभा में प्रमुख रूप से प्रमोद मांझी, शंभू सानी, राकेश साहनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज ये किस तरह का श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है? आज यहाँ पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी को सारे माझी समाज के लोगों ने मिलकर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। और श्रद्धांजलि में हम लोगों ने 99, क्योंकि उनका आयु 99 साल का था, तो हम लोगों ने 99 दीपक जला के और बनारस के जितने भी विशेष लोग थे, सारे लोगों ने मिलके यहाँ पर शंकराचार्य जी को श्रद्धांजलि दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, आज यहाँ पर इनके श्रद्धांजलि के बाद इनके जो भी कर्म थे उसके बारे में लोगों को बताया गया, क्योंकि इनका निधन पूरे विश्व की बहुत बड़ी हानि है। क्योंकि ये दुनिया में अकेले व्यक्ति थे जो एक ही समय में न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि 2-2 पीठ के स्वामी थे। ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ 2-2 पीठ के एक ही समय में शंकराचार्य थे। और ये अपने बारे में न सोचते हुए कभी भी धर्म के बारे में जब भी किसी शासन प्रशासन ने या किसी व्यक्ति विशेष ने अवहेलना की है तो उसकी खड़े होकर कड़े रूप से निंदा करते थे और पूरे हिंदुस्तान में उस बात को चर्चित करते थे कि ये जो हो रहा है ये गलत है। उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा है कि इसको करने से हमारी क्या हानि होगी, हमारी जान रहेगी या जाएगी, इसकी कभी भी परवाह किए बगैर सनातन धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने जितने भी कार्य किए हैं, अगर उसकी गिनती लिखना शुरू की जाए तो शायद समुद्र का अगर हम स्याही बना दें और दुनिया में जितने भी पेड़ है उसका कलम बना दिया जाए तो इनकी लेखनी को पूरा करने में शायद कम पड़ेगा। काशी में इलेक्ट्रिक पशु शवदाह गृह बनाया जा रहा है। काशी में मृत पशु अब सार्वजनिक स्थानों पर फेंके हुए नहीं दिखेंगे और न ही इनके सड़ने की दुर्गंध ही आएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार खास इंतजाम करा रही है। मोक्ष की भूमि काशी में अब पशुओं का भी शवदाह संभव हो सकेगा। इसके लिए मनुष्यों की तरह पशुओं का शवदाह गृह वाराणसी में बन रहा है। ये उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक पशु शवदाह गृह होगा जो अगले महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा। चोलापुर विकासखंड क्षेत्र में ये इलेक्ट्रिक पशु शवदाह गृह बन रहा है। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक पशु शवदाह गृह बनाया जा रहा है। ये शवदाह गृह बिजली से चलेगा। भविष्य में आवश्यकता अनुसार इसे सोलर एनर्जी व गैस पर आधारित करने का भी प्रस्ताव है। इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की क्षमता करीब 400 किलो प्रति घंटा के डिस्पोजल की है। ऐसे में 1 घंटे में 1 पशु का और 1 दिन में 10 से 12 पशुओं का डिस्पोजल यहां किया जा सकेगा। डिस्पोजल के बाद बची राख का इस्तेमाल खाद में हो सकेगा। जिला पंचायत वाराणसी में यह पशु सौदागृह की जो है के निर्माण कार्य करने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है इसमें प्रशासक के जब समय थे उनके द्वारा जो है यह निर्धारित किया गया था। लेकिन एनजीटी और वायु प्रदूषण द्वारा जो है काफ़ी जो है वहाँ से प्राप्त न होने के कारण, एनओसी प्राप्त न होने के कारण इसमें काफ़ी विलम्ब हुआ। मेरे ज्वाइनिंग के नवंबर के बाद इस पर काफ़ी मेरे द्वारा ध्यान दिया गया और वहाँ से एनजीटी और वायु प्रदूषण से एनओसी प्राप्त करने के बाद इस पर कार्य प्रारंभ करा दिया गया है और 17/5/22 को जो है कार्यादेश जारी किया गया है और इसको सितंबर माह में जो है इसको पूर्ण किया जाना था। लेकिन चिरई गांव में बारिश और बाढ़ के कारण 1 महीना वहां काम बाधित रहा है और
जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसे दिसंबर तक पूर्ण कराने जाने का निर्देश दिया गया है। और इस पर जो है पशु सौदागृह की क्षमता जो है 400 किलोग्राम प्रति घंटे के हिसाब से जो है इसका पशुओं का सौदा किया जाएगा। इलेक्ट्रिक ये बनाया जा रहा है पूरी तरह से, ताकि पर्यावरण मरे हुए पशुओं को जो है क्षेत्र में इधर उधर बिखरे पड़े रहते थे, पर्यावरण की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, तो बनारस जैसी पवित्र नगरी को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रदेश का पहला जो है पशु सौदागृह बनाया जा रहा है। और इसको मॉडल के रूप में उम्मीद है कि जो है पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जाए। और यह इसकी लागत जो है कुल जो है 224 लाख की थी, लेकिन जिस फर्म ने इसको टेंडर डाला था वो 7.25% विलो डाला था, जिसकी लागत 185.83 हो गई है। और इसको जो ठेकेदार बना रहा है वो सिलिकॉन पॉल्यूटेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ की ये कंपनी बना रही है। और वहाँ कार की स्थिति जो है, चिमनी का स्ट्रक्चर बनकर तैयार है, मशीन का स्ट्रक्चर बनकर तैयार है, बाउंड्री वॉल का काम जो है 100% पूर्ण होने के कगार पे है। इंजन रूम, कार्यालय रूम, केयर टेकर रूम, शौचालय, प्रतीक्षा रूम का कार्य जो है तेज़ी से प्रगति पर है। और सौदागृह से संबंधित सारी मशीनरी स्थल पर पहुंच गई है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई खारिज। बड़ादेव क्षेत्र में अवैध रूप से बने 5 मंजिला भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दूसरे दिन भी रही जारी। कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में 6 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यशाला का हुआ आयोजन। और सनातन धर्म इंटर कॉलेज में जिला कुश्ती प्रतियोगिता हुई आयोजित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।